शरीर को सीधा रखते हुए, स्थिर रखते हुए आंखें बंद करेंगे और एक बार उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र बोलेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो जैसा कि हमने आपको बताया, हमारी चर्चा सेकेंड पेपर के 4th यूनिट पे है और जिसमें हम लोग स्वस्थ वृत्त के विषय में बात करेंगे। स्वस्थ और वृत्त दो शब्दों से मिलकर ये विषय बना है और इसका मतलब है ऐसी वृत्तियां जो हमें स्वस्थ रखती हैं या स्वस्थ रखने में सहयोग करती हैं। वृत्त का मतलब सर्किल भी होता है। तो हम जो जीवनचर्या जीते हैं सुबह से लेकर शाम तक और फिर अगले सुबह तक एक वृत्त बनता है, एक सर्किल पूरा होता है। तो ये जो वृत्त है इसको हम कैसे सही रखें जो हमारे स्वास्थ्य को सुचारू रखे। और साल भर में भी एक वृत्त पूरा होता है जिसमें 6 तरह की ऋतुएं आती हैं। इंग्लिश में 4 ऋतुएं होती हैं और हमारे यहाँ भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। इन 6 ऋतुओं में हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, इन सभी विषयों को मिला करके ये जो 2 वृत्त हुए, एक 24 घंटे का वृत्त और एक हम कैसे चलायमान रखें जो हमें स्वस्थ रखे और स्वस्थ रहने में सहयोग करे। इस 2 वृत्त को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद ने स्वस्थ वृत्त नामक एक अलग से चैप्टर रखा हुआ है। या कहिए कि आयुर्वेद का सबसे पहला चैप्टर है। यदि हम अष्टांग हृदय को लें तो उसमें सबसे पहला ही संदेश जो दिया गया है वो स्वस्थ वृत्त का दिया गया है। स्वस्थ वृत्त के अंतर्गत काल, ऋतु और प्रकृति के अनुरूप आहार विहार का वर्णन किया गया। इसमें 2 बातें हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। चाहे तो आप नोट कर लें। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम यानी स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, और आतुरस्य विकार प्रशमनम यानी आतुर मतलब रोगी लोगों के विकार को दूर करने के लिए जो प्रयोजन किया जाता है, जो अटेम्प्ट किए जाते हैं, जो गतिविधियां अपनाई जाती हैं, उन सभी गतिविधियों को हम स्वस्थ वृत्त के अंतर्गत रखते हैं। तो स्वस्थ वृत्त का जो प्रयोजन है
स्वस्थ वृत्त का जो उद्देश्य है वो है दो। पहला स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, दूसरा आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और रोगी लोगों के दुख के निवारण के लिए। और इसके लिए उन्होंने क्या बताया है? इसके लिए उन्होंने सम्यक आहार विहार और सम्यक दिनचर्या और ऋतुचर्या। दिनचर्या से मतलब है जो दिन और रात में सेवन करने योग्य गतिविधियां हैं और आहार विहार है। और ऋतुचर्या से मतलब है जो सभी 6 ऋतुएं हैं उसमें कब कैसा एक्टिविटी करें, कब कैसे चरित्र का आचरण करें। इसमें फिर आचरण के अंतर्गत दोनों बातें आती हैं, दिन भर की गतिविधियां और आहार विहार। अब आप देखिए, जाड़े के दिनों में निश्चित रूप से हमें मोटे कपड़े पहनने चाहिए, ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। गर्मी के दिनों में हल्के कपड़े पहनने चाहिए, सूती कपड़े पहनने चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, कुछ लोग होते हैं स्मार्ट बनने का प्रयास करते हैं, खास करके यंग, जब हम लोग होते हैं, नए नए यंग हो रहे होते हैं, तो स्टाइल मारने के चक्कर में तोरे गार्जियंस के कहने के बावजूद नहीं नहीं कुछ नहीं होगा और कह के निकल जाते हैं और फिर उधर से सर्दी खांसी लेके आते हैं। या गर्मियों में कहते हैं भाई छाता लेके जाओ, नहीं 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 कुछ नहीं होगा, और उधर से फिर गर्म प्रकृति के जो रोग हैं, बुखार है या इवन कभी कभी और भी जैसे पानी से संबंधित त्रास एक बीमारी होती है, थोड़ी देर के लिए होती है लेकिन परेशान बहुत करती है, तो ऐसे बीमारियों के चपेट में हम आ जाते हैं। तो ऐसे आचरण जो निषिद्ध हैं, जो हमें नहीं करने चाहिए, जो हमें नहीं अपनाने चाहिए, ऐसे आज यानी कहिए कि प्रकृति के अनुरूप आचरण करना जो सिखाता है वह विज्ञान स्वस्थ वृत्त विज्ञान। उसके अंतर्गत भोजन, आवास, वस्त्र और तमाम तरह के सेवन करने योग्य और सेवन न करने योग्य आचरण, आहार विहार मां की चीजें। और यदि हम ऐसा आचरण करते हैं तो निश्चित रूप से अस्वस्थ होते हैं। इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए किए जाने योग्य जो आचरण है उसे अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरह के फल उपलब्ध होते हैं। आप देखते हैं गर्मियों में आम आता है, थोड़ा और जब गर्मी बढ़ती है, जब बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है तो तरबूज आता है, जब गर्मियां शांत होने लगती हैं तो सेब आता है, अब वो सब खत्म हो जाता है। जब हमें विटामिन सी की आवश्यकता होती है तो आंवला आता है, संतरा आता है। तो जब प्रकृति ने बहुत ही मनुष्य के सुख की खूब चिंता की है, जब हमें जिस तरह के भोजन की, जिस तरह के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, वो न्यूट्रिएंट्स उस ऋतु फल में उपलब्ध होता है। और
उससे उसके उस तरह के, या कहिए कि ऋतु के अनुसार जब हम भोजन लेते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा 3 तरह की हमारी प्रकृति होती है, वात जनित, पित्त जनित और कफ जनित। जानते हैं ना आप? योग के विद्यार्थी तो जानते हैं, आपने सब मास्टर कर रखा। तो ये जो कभी कभी वात बढ़ जाता है, कभी पित्त बढ़ जाता है, कभी कफ बढ़ जाता है, तो यदि हम प्रकृति के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार भोजन लेते हैं और दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करते हैं, तो हम सभी तरह के ये जो प्रकृतिजन दोष होते हैं, वात प्रकृति के दोष, पित्त प्रकृति के दोष, और उसके कुपित होने से जो रोग होते हैं, उनसे हम बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्वस्थवृत्त का पालन करने से हम सम बने रहते हैं। तीनों हमारे दोष जो है वो साम्यावस्था में रहते हैं। आपने वो दूसरा श्लोक भी सुना होगा, आगे हालांकि है वो भी, उस पर दोबारा से चर्चा करेंगे। सम दोष समाग्निश्च संधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मा इंद्रियम न स्वस्थ इत्यादि। तो जो स्वास्थ्य की परिकल्पना है, उस स्वास्थ्य की परिकल्पना को जानने के लिए, समझने के लिए, और उस पर्टिकुलर ऑप्टिमम लेवल पर जो हमारा स्वास्थ्य है उसे अचीव करने के लिए आवश्यकता क्या है कि हमारे तीनों दोष साम्यावस्था में हो, हमारी अग्नियां सम बनी रहें, हमारे मल सम रहें, यानी मलादि का निष्कासन उचित समय पर उचित मात्रा में होता रहे, और इंद्रिय और मन आत्मा सभी प्रसन्न रहे। इस टॉप लेवल का जो स्वास्थ्य है, ऑप्टिमम लेवल पर जो हेल्थ अचीव करने की बात है, उसे हम स्वस्थ वृत्त के माध्यम से अचीव कर सकते हैं। ये स्वस्थ वृत्त का की विशेषता है, और उसे पालन करना, उसे जानना, यही स्वस्थ वृत्त विज्ञान। कहते हैं ना किसी किसी बात में, ये कर लेंगे यार, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। तो ये जो दिनचर्या है, स्वस्थ वृत्त है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसलिए ऋषियों संतों ने बहुत पहले ही एक्सप्लेन करके रखा हुआ, और आदर्श है, इससे हमें अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमें रोगी होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आप जो हठयोग पढ़ते हैं, हठयोग में खास करके घेरन संहिता आपने देखा है, उसमें आप देखते हैं कितने तरह के शोधन बतलाए गए, एक एक अंग का शोधन बतलाया गया है ना, जीवा शोधन, कपाल रंध्र, एक एक अंग को मालूम था आने वाले दिनों में लोग बड़े ही अकर्मण्य जीव होंगे जो कुछ भी करना नहीं चाहेंगे। इसलिए इन सब चीजों को, सभी तरह के गतिविधियों को उन्होंने पर्टिकुलर फॉर्म में ग्रंथ के रूप में कंपाइल करके रख दिया। षटकर्मों में आपने पढ़ा है ना, ये सारी चीजें हैं ना। तो इसका निरूपण क्यों हुआ, इसको रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि मालूम था कि आने वाले दिन में लोग इतने आलसी प्रमादी होंगे कि सुबह उठेंगे और बेड पे ही चाय बिस्किट लेना शुरू कर देंगे। लेते ही नहीं लेते हैं, आपकी जानकारी में ऐसे लोग होंगे जो ब्रश करना भी जरूरी नहीं समझते हैं, पहले चाय लेंगे, कुछ तो बिस्किट भी लेते हैं, तब उनको पहले बैड टी लेंगे, वो तो बेड टी कहते हैं, हम बैड टी कहते हैं, बेड टी लेंगे तब उनको मोशन आएगा। ऐसी उन्होंने दिनचर्या बना ली है। तो इस तरह की दिनचर्या क्या है, अब वो निश्चित रूप से अस्वस्थ होंगे, कोई बचा सकता है? एक सामान्य बुद्धि के व्यक्ति भी इस बात को समझ सकते हैं कि यदि हम जो परंपरा से हमारी
गतिविधियां चली आ रही है, प्रातः काल जगने की, सुबह शौच जाने की, मुंह धोने, स्नान करने, अच्छे वस्त्र पहनने, है ना, ये सारी गतिविधियां हम लोग के दिनचर्या में ऑटोमेटिक फिट हो रखा है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज क्यों करते आ रहे हैं? क्योंकि उनके पूर्वज करते आए हैं। और उनके पूर्वज क्यों करते आए? उन्होंने सबने इसका अध्ययन किया है। यदि हम इस तरह का आचरण नहीं करते हैं तो बीमार पड़ते हैं। आप खुद ही करके देख लो, अपने बॉडी को ही उन्होंने प्रयोगशाला बनाया। आप चाहो तो उसी विज्ञान को फिर से पलट के देख सकते हैं। पलट के देखने मतलब 2-4 दिन मत नहाओ, उल्टा पुल्टा खाओ, जब चाहे सो गए, जब चाहे उठ गए, देखो बीमार होते हो जाएंगे ना। तो वजह क्या है? वजह है कर देते हैं। तो ये वो वजह है कि इस स्वस्थ वित्त विज्ञान का निरूपण हुआ। स्वस्थ वित्त विज्ञान के अध्ययन की कर्मों का प्रयोजन इसलिए किया गया कि शारीरिक शुद्धि हो। शारीरिक शुद्धि के माध्यम से मन की शुद्धि होगी, और जब शरीर और मन दोनों सज जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, तो फिर हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर जाएंगे। अब इस स्वस्थ वृत्त को जब हम गहराई से जानना चाहते हैं, जब हम अंदर जाएंगे, तो इसके स्वस्थ वृत्त के 2 भाग हैं। एक है तो बात करते हैं दिनचर्या की। अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या, ये 3 चीजों का और ये नियम है। तो दिनचर्या में क्या क्या चीजें होती हैं? मलोत्सर्ग, तीसरा है दंत धावन, चौथा है नस्य, पांचवा है गंडूश, अभ्यंग व्यायाम, आठवां है स्नान, नौवां है भोजन, ये अष्टांग हृदय के सूत्रों के अनुसार दिनचर्या को हम लोग इस 11 भागों में बांटते हैं। तो सुबह सूर्योदय से पहला जो दिनचर्या का अंग है वो है, पहला है प्रातः उत्थान। प्रातः उत्थान का मतलब है सुबह उठना, और सुबह कब उठना? सूर्योदय से पूर्व उठना। आप फिर पूछेंगे, आपने पूछेंगे तो सामान्य सा प्रश्न बनता है कि भाई जो लोग देर से उठते हैं उनका क्या? वो भी तो जी रहे हैं जिंदगी और मजे कर रहे हैं। तो जो लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, आप उनका टोटल बॉडी फिजियोलॉजी चेक करके देखो। उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, उनका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ होगा, उनके 3-4 बीमारियां होंगी, उनके ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। वो जो देर से सो रहे हैं, देर से जग रहे हैं, उनके या तो बीमारी हो रखी है या उन्होंने बीमारियों को निमंत्रण दे रखा है, वो आ रही है धीरे धीरे। ठीक है ना?
तो सुबह उठना जरूरी है। हाँ, वो सवाल का जवाब तो हुआ ही नहीं, सुबह उठना क्यों जरूरी है। सुबह उठना इसलिए जरूरी है, इसकी वैसे तो कई वजह हैं, लेकिन कुछ एक दो वजह हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहला है कि जब हम प्रातः काल में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो उस समय की जो आसपास की हवा है वो बहुत ही ताजी हवा होती है, फ्रेश हवा होती है, और वो प्राण से भरी हुई हवा होती है। यदि कोई व्यक्ति जो कोरोनरी आर्टरी पेशेंट हो, सीएडी होती ना, जिसमें कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक बतलाया जाता है कि इनकी 75% ब्लॉक हो रखी है, 90% ब्लॉक हो रखी है, तो जो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज वाले पेशेंट हैं, वो यदि प्रातः काल उठ के कितने बजे, यदि सूर्योदय मान लो 5:30 बजे आ जाए, तो वो 5 बजे उठें, और 4:30 बजे उठें ज़्यादा अच्छा, और मल वगैरह त्याग करके वो प्रातः काल में यदि गहरी सांस लें, प्राणायाम करें, तो उनके ब्लॉकेजेज निश्चित रूप से 3 महीने के अंदर, यदि वो 75% है तो 55%, 65% पे आ जाएगा। यदि 90% है तो वो 75% पे आ जाएगा। उसके ब्लॉकेज में कमी आएगी ही आएगी। ये ऑलरेडी इस पे रिसर्च हो रखी है, स्टडीज पब्लिश हो रखी हैं, आप चाहोगे तो वो मिल जाएगी। प्रातः काल में प्राणायाम, उसे तो प्राणायाम दिन में भी करते हैं तो लाभ ही पड़ जाता है, लेकिन वो प्रातः काल, वो ब्रह्म मुहूर्त वाला प्राणायाम जो है वो ज्यादा लाभ देता है। वजह क्या है कि उस समय में हवा में प्राण वायु बहुत ही ऑप्टिमम लेवल पे होता है। ये तो हुई एक वजह कि हमें यदि जल्दी उठेंगे तो अच्छा वाला प्राण मिलेगा, हम उसको ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जितने भी ऋषि संत महात्मा हुए हैं वो प्रातःकाल 3 बजे उठते हैं, 4 बजे गंगा जी में जाके स्नान करते हैं, उसके बाद वो भगवान का ध्यान लगाते हैं। वही टाइम होता है जब हम अपने आप से, ईश्वर कहाँ है, अंदर ही है, तो उस अपने आप से या कहिए कि ईश्वर से साक्षात्कार कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो ये वो वजह है कि ऋषि लोग जल्दी उठते हैं, और इसलिए उस प्राण को यदि हमें प्राप्त करना है तो हमें पहले उठना चाहिए। ये तो पहली वजह हुई। दूसरी वजह यह है, यदि हम जल्दी उठते हैं तो निश्चित रूप से हम डिफिकेशन जल्दी करेंगे, मल त्याग जल्दी करेंगे। और उसका लाभ क्या है कि जो यदि हम डिफिकेशन जल्दी नहीं करते हैं तो क्या होता है, भाई हम देर से उठेंगे, देर से मल त्याग करेंगे, क्या दिक्कत। आप जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूं, कभी आपको बहुत तेज यूरिनल फील हुआ हो, तो आसपास कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, टल जाता है मामला। फिर 1 आध घंटे बाद याद, अरे मेरे को तो वहीं पे सुसु लगी थी, अभी तक किया नहीं, फिर बहुत तेज लगता है। एनीवे, इतनी देर में क्या होता है, इतनी देर वो कहाँ चला जाता है, इतनी देर में उसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसी तरह से यदि आपको प्रॉपर टाइम पे मल त्याग का मौका न मिले तो आप देखते हैं कि स्टूल हार्ड हो जाता है। वजह क्या है कि जो आपके रेक्टम में स्टूल है, वो स्टूल में से वाटर एब्जॉर्ब होते रहता है, और उसकी वजह से जो दूषित द्रव्य शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए था, वो दूषित द्रव्य आपके शरीर में फिर से ब्लड वेसल्स के माध्यम से फिर से सर्कुलेट हो गया। अब किडनी का वर्कलोड बढ़ गया। बात समझ में आ रही है। यदि हमने प्रॉपर टाइम से मल त्याग नहीं किया तो क्या हो रहा है, वही वाटर जो एक्सपेल हो जाना चाहिए था, वही वाटर एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद वो कहाँ जाएगा, पहले तो वेन्स में जाएगा, फिर हार्ट में जाएगा, फिर आर्टरीज में आएगा, और फिर वही उसी आर्टरी से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा।
और जिसकी वजह से फिर हम स्किन डिजीज के और दूसरे किडनी डिसऑर्डर्स के पेशेंट बनने के लिए प्रॉम्प्ट हो जाएंगे। हमको इस तरह की बीमारियां होंगी ही होंगी। तो ये वो वजह है कि हमें प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। बाकी प्रातः उठने के कई और लाभ हैं। जैसे यदि आप जल्दी उठते हैं तो आपकी दिनचर्या जल्दी शुरू होती है। कि आपके पास में कुछ नए ग्रंथ आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम है। आप थोड़ा संगीत सुनना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं, किसी अपने पड़ोसी से बात करना चाहते हैं, कुत्ता टहलाना चाहते हैं, जो भी आप दिनचर्या करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास पर्याप्त से ज़्यादा समय होता है। इसलिए आप यदि प्रातः काल में जो पहला दिनचर्या का पहला जो पॉइंट है वो है प्रातः उत्थान। और प्रातः उत्थान किस समय? ब्रह्म मुहूर्त में, जितनी सूर्योदय से पहले लगभग वो 4 से 4:30 बजे का समय है। यदि 4 साढ़े 4 का समय आपको बहुत डिफिकल्ट भी लग रहा हो तो यदि आप कैलेंडर देख लो, सूर्योदय यदि 5:30 बजे है तो तुम 5 बजे उठ जाओ। कम से कम आधा घंटा पहले जरूर उठिए। तो ये हो गया पहला पॉइंट, प्रातः उत्थान। दूसरा है मलोत्सर्ग। मलोत्सर्ग के लिए हमें करना क्या चाहिए? जाड़े का दिन है तो गुनगुना, और ठंडे का दिन है तो सामान्य पानी भरपेट पीना चाहिए। आप सब योग के स्टूडेंट हैं, आपको ये पता है। उषापान कहते हैं कि प्रातःकाल उठने के बाद पहला काम क्या करते हैं हम लोग? भरपेट पानी पीते हैं, और जो आपकी बॉडी को सूट करता हो उसके बाद हम लोग को निश्चित रूप से डिफिकेशन फील होता है। और यदि डिफिकेशन फील नहीं हो रहा है, कैसे कुछ लोग ऐसे कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट आपको मिल जाएंगे, तो आपको पता है कि फिर तारासन, तिर्यक तारासन, कटी चक्रासन के 5-5 राउंड करेंगे तो उनका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ठीक हो जाता है और फिर वो डिफिकेशन इजी हो जाता है। उसके बाद वो हमने बता दिया आपको कि सुबह जल्दी उठना और टाइम से मल त्याग करना क्यों जरूरी है, ताकि वो जो वेस्ट है वो आपकी बॉडी में फिर से सर्कुलेट ना होने लगे। फिर आप पूछेंगे पानी पीना क्यों जरूरी है? पानी का पीएच वैल्यू और आपके ब्लड का पीएच वैल्यू दोनों बराबर है, 7। तो यदि आप अपने रक्त को स्वस्थ रखना चाहते हैं, शुद्ध रखना चाहते हैं, तो पानी उस ब्लड को, जिसमें कि न आम्लीयता है ज्यादा न क्षारीयता है ज्यादा, उस पीएच वैल्यू को बैलेंस रखने में सबसे ज्यादा मदद करता है। हमारी बॉडी के अंतर्गत आप जानते हैं एक सेल में सामान्यतया 70 से 90% तक वाटर है। हमारी बॉडी के भी ज्यादातर पार्ट्स में जो सेल हैं उसमें साइटोप्लाज्म के अंतर्गत क्या है? वाटर ही वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स ही हैं। उन वाटर मॉलिक्यूल्स को मेंटेन रखने के लिए, साइटोप्लाज्म के कंडीशन को ठीक रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल लेना जरूरी है। और इसलिए प्रातः उत्थान के बाद उषापान दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों? क्योंकि दिन भर हम लोग को पानी पीने का मौका मिलता नहीं है। मिलता है क्या? नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत बिजी रहे हम लोग मतलब सामान्यतया जो जिंदगी जी रहे हैं, जो सुबह से उठते हैं, ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, छोटे से टिफिन में अपना एक लंच लेके जाते हैं, और फिर वहाँ दिन भर में 3-4 बार चाय पीते हैं, 1-2 बार समोसे खाते हैं, फिर वही टिफिन का डब्बा छोटा सा खाते हैं, पानी बड़ी मुश्किल से
एक आध गिलास कभी पिया कभी नहीं भी पिया, उनका पानी का जो कोटा है वो चाय से ही पूरा हो जाता है और यहीं से उनकी बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो वाटर कंजम्पशन है वो कम है और सारे सेल्स को मेंटेन रखने के लिए वाटर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो दिन भर पानी पिए या ना पिए, सुबह में यदि भरपेट पानी पी लिया तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ हमने पानी का प्रबंधन कर लिया, वाटर मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता हमने पूरी कर ली। हालांकि इतने से काम चलता नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर में कम से कम 5 लीटर पानी पीना चाहिए। सुबह जब आप उठते हैं तो कम से कम 1 लीटर पानी पीजिए। तो यहाँ प्रातः उत्थान पहला पॉइंट, दूसरा उषापान, तीसरा है ईश स्मरण। उसी समय यदि खाट पे बैठे बैठे भगवान का नाम ले सकें, मन को एकाग्र कर सकें, तो इससे आपका तनाव बहुत दूर होता है। आजकल तनाव बहुत है लोगों को। ये तनाव इतना हम लोगों के जीवन में गहरे प्रवेश कर गया है कि ऑलमोस्ट ये हमारे स्टेटस सिंबल का हिस्सा हो गया। जो व्यक्ति जितना बड़ा है उसके पास में उतना ज्यादा स्ट्रेस है। बड़ा से मतलब बड़े पदों पे। और खास करके यदि आप कॉरपोरेट जगत में चले जाए तो उनको तो समझिए कि टेंशन लेने के ही पैसे मिलते हैं। जो जितना टेंशन लेता है उसको उतना पैसा मिलता है। जितने बड़े सीईओ हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी ले लीजिए, बहुत सारा पैसा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो उस कंपनी के ज्यादातर लोगों का टेंशन लिए हुए हैं। फिर वो टेंशन थोड़ा थोड़ा नीचे डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं। तो तनाव तो सबके पास है। एक छोटे से बच्चे को भी आप पूछ लो भाई क्या है, तो बहुत काम है, इतना तो होमवर्क दे रखा है, इतना ये भी करना है, वो भी करना है, प्रोजेक्ट भी बनाना है, पता नहीं वो भी टेंशन में है। क्योंकि उसको अपने क्लासरूम का भी देखना है, घर का भी देखना है, मम्मी पापा की डांट भी देखनी है, टीचर की भी डांट झेलनी है, साथियों के साथ भी अपने कॉलर खड़ा रखना है। तो बहुत तनाव है। तो मैं बच्चों की बात तो नहीं कर रहा, पर एक सामान्य व्यक्ति के लिए तनाव जो है वो बीमारियों का जड़ है। ये तो सभी जानते हैं आप लोग। जब भी आप किसी भी बीमारी में ग्रस्त हैं, जब भी आपका तनाव बढ़ेगा तो वो बीमारी आपकी बढ़ जाएगी। यदि आप ब्लड प्रेशर हाई बीपी के पेशेंट हैं तो उस समय आपका तनाव बढ़ते ही ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। यदि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, तनाव बढ़ेगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो ऐसे किसी भी समस्या को सिंपल लेख मान लो कि गर्दन में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, आपको तनाव लेंगे तो ये गर्दन का दर्द आपका बढ़ जाएगा। तो ये जो स्ट्रेस है इसको सामान्य रखने के लिए ईश स्मरण या ध्यान सुबह में यदि संभव हो तो जरूर करना चाहिए। और यदि आप जल्दी उठते हैं तो आपके पास पर्याप्त समय होता है कि आप 20 मिनट ईश्वर भक्ति के लिए, प्रार्थना के लिए, ध्यान के लिए दे सकते हैं। और ये जो ब्रह्म मुहूर्त है ये सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस समय में किसी तरह का शोरगुल नहीं हो रहा होता है। इस समय में ध्यान आपका एकाग्र बेहतर होता है। और कोई जरूरी नहीं है कि उसके लिए हम नहाना धोना और ज्यादा कर्मकांड वगैरह करना, वो सब जरूरी अभी वाला में नहीं। पूजा पाठ जो करते हैं वो अलग है। ये क्या है? ये आपके हेल्थ के ध्यान में रख के, हेल्थ पर्पस, मेडिटेशन। बाकी योग व्यायाम वगैरह करेंगे वो मल उत्सर्जन के बाद।
और सुबह सुबह उठ करके खाट पे बैठे बैठे यदि 10 मिनट आप ध्यान कर सकें, कुछ लोग आंख बंद करके फिर गर्दन झुकाने लगते हैं, वो वाला ध्यान नहीं, बल्कि प्रॉपर ध्यान करें, इष्ट को याद करें, मन एकाग्र करने का प्रयास करें, तो आपको आज की दिनचर्या के लिए बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं। आज हमको कुछ नया करना है या पुरानी कोई बहुत गहरी और क्लिष्ट समस्या है, उसका समाधान मिलता है, नई सोच विकसित होती है। आप मान के चलिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी यदि आप दिनचर्या देखने को जाएंगे तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सैया त्याग किया है प्रातः काल। वो जो लग्जरियस जिंदगी जी रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो सक्सेसफुल नहीं है, वो तो किसी और के सक्सेस का, किसी और के मेहनत का उपभोग कर रहे हैं। जिन्होंने अपने बलबूते सफलता पाई है, ऐसे किसी भी व्यक्तित्व को आप देखने जाएंगे, उनकी दिनचर्या देखेंगे तो वो एक काम जरूर करते हैं, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और जो भी उनके इष्ट हैं ध्यान करते हैं। तो दिनचर्या का हमारे स्वास्थ्य से बहुत गहरा नाता है। स्वस्थ वृत्त का पहला हिस्सा दिनचर्या है, और दिनचर्या में भी सबसे पहला हमने बताया आपको प्रातः उत्थान। तो प्रातः उत्थान के अंतर्गत ही ये हमने तीनों चीजें बताई, क्या क्या? उषापान और ध्यान, ईश प्रार्थना या ईश स्मरण। उसके बाद आता है मलोत्सर्ग, मल त्याग। आप डॉक्टर रामहर्ष सिंह जी की पुस्तक कभी देखिएगा, बीएचयू से प्रोफेसर थे आयुर्वेद के, स्वस्थ वृत्त विज्ञान के नाम से उनकी पुस्तक है। उन्होंने बहुत ही डिटेल में एक एक चीज समझा के रखा हुआ है। कभी मौका मिले आपकी लाइब्रेरी में होगा, देखिएगा, हर अच्छी पुरानी लाइब्रेरी में उनका ये पुस्तक मिल जाता है, स्वस्थ वृत्त विज्ञान, डॉक्टर रामहर्ष सिंह। उन्होंने मल त्याग की विधि भी बताई हुई है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? मैं 2 साल तक बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर में था। बिहार स्कूल ऑफ योगा वर्ल्ड नोन योगा यूनिवर्सिटी है और हमने मास्टर्स वहीं से किया। तो वहां पे फॉरेनर्स बहुत आते थे, आज भी आते हैं। तो मैंने एक से पूछा, वो वहाँ 5 दिन 7 दिन 15 दिन ऐसे मॉड्यूलर कोर्सेज के लिए आते थे। तो कोई एक आया, वो जा रहा था, मैंने पूछा भाई तुम्हें इंडिया में क्या अच्छा लगा? उसने कहा जी हमें अंदर से ऐसा क्यों? वो ज्यादा तो कौन सा कौवे की तरह बैठना, वो जो बॉडी पोजीशन है वो मल त्याग के लिए सर्वोपयोगी है, सबसे अच्छा है। अब आजकल क्या है, डॉक्टर्स सजेस्ट कर देते हैं, अरे आपके घुटने में दर्द है, आप वो वाले टॉयलेट में मत बैठना, आप अपने घर में वेस्टर्न कल्चर वाला वो कमोड लगा दो। क्यों भाई? ये तो वेस्टर्न कल्चर तो अभी आया ना 100 साल से, जब अंग्रेज आए। उससे पहले यहाँ के लोगों को घुटने में दर्द नहीं होता था, होता रहा होगा ना। फिर भी उन्होंने वेस्टर्न कल्चर वाला टॉयलेट क्यों नहीं लगवाया अपने घरों में? इतना जरूरी नहीं है वो। आप मान के चलिए
यदि आपके घुटने में दर्द है तो आप कौन सा अभ्यास करवाते हैं? वज्रासन करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि ये जो घुटने की कटोरी है, वो घुटने की कटोरी के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है उसको दोनों तरफ से हम इसे खींच देते हैं। इधर का जो फीमर है वो अपनी तरफ खींचता है और जो नीचे का टिबिया फिबुला है वो अपनी तरफ खींचता है, और बीच में जो हमारा पटेला है उसको रिलैक्सेशन मिलता है। इसलिए वज्रासन जो है वो घुटने की कटोरी, जिसको पटेला कहते हैं, उसके ऊपर दबाव को कम करता है, और इसलिए इस तरह से वज्रासन में बैठना घुटने के दर्द को कम करता है। तो यही वाला सिस्टम तो है वहां उकड़ू बैठने में, डिफिकेशन में। तो पता नहीं डॉक्टर्स क्यों सजेस्ट करते हैं ऐसे बैठना चाहिए। एनीवे, मैं कहना चाह रहा था कि जो इंडियन कल्चर ऑफ टॉयलेट है वो यूजफुल ही नहीं, एडप्टेबल है। और डॉक्टर रामहर्ष सिंह जी की पुस्तक के अनुसार मल त्याग का यही सबसे सही तरीका है। क्यों? क्योंकि इसमें बॉडी के ज्यादातर ऑर्गन्स को जो है हम लोग ऐसे दबा देते हैं। इंटेस्टाइन तो दबता ही है, साथ में और भी मसल्स जो है संकुचित हो जाते हैं, तो जो हमारा रेक्टम है वो फ्री हो जाता है और मलोत्सर्ग आसान हो जाता है। फिर तीसरा है, दिनचर्या का तीसरा चैप्टर है, वो है दंत धावन। दंत धावन तो आपके हड्डियों के वेरण संहिता में भी है, दंत धौती के नाम से। दंत धावन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सभी जानते हैं, लेकिन जो स्वस्थ वृत्त विज्ञान है उसके अकॉर्डिंग दंत धावन के लिए एक पर्टिकुलर दातुन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हम लोग ब्रश करते हैं ना, ब्रश नया है और हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि अब पैर बचे कहाँ। हम यदि दातुन करने लगे तो सारे जंगल चबा जाएंगे, इसलिए मजबूरी है कि हम ब्रश करें। लेकिन इन ब्रश ने हमारे दांत को मजबूत नहीं किया है, कमजोर किया है। आजकल हम यानी इस 50-100 साल में, इस लास्ट वाले 50 साल में ज्यादा डेंटिस्ट के दुकानों पे ज्यादा जाते हैं, और जबकि हमारे बुजुर्ग आज भी चने चबेने चबा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो दातुन करते थे। दातुन चबाना, और दातुन में जो रस होता है कसैला रस, इसलिए ज्यादातर वो बबूल के या नीम के दातुन किया करते थे। स्वाद, कई तरह के रस होते हैं ना स्वाद वाले, जैसे मीठा, लवण, कटु, तिक्त। उसमें से एक होता है कसैला। जो कसैला रस है वो हमारे दांत के मसूरों को मजबूत बनाता है, दांत के पकड़ को मजबूत बनाता है। तो ये दंत धावन के लिए यदि वो औषधीय युक्त पेस्ट मिल जाए, अब आजकल नहीं मिल रहा है, या पता नहीं, मिसवाक एक टूथपेस्ट हुआ करता था, बीच में आया था, पता नहीं कहीं मार्केट में गायब हो गया। उसमें कई सारे औषधीय गुण थे। हालांकि अब तो कोलगेट ने भी वेद शक्ति करके निकाल दिया, और पतंजलि का तो है ही है, लेकिन इनमें क्या है ना, ज्यादा लौंग की मात्रा और पिपरमेंट की मात्रा ज्यादा है, तो इससे ये माना जाता है कि एक्सेस एवरीथिंग इज बैड। तो उसका इस्तेमाल भी, रेगुलर इस्तेमाल डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते हैं। अब आपके दांत की कौन सी प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग दातुन करना चाहिए। ओवरऑल जो फैक्ट है वो ये
कि दंत धावन बहुत जरूरी है और उसके साथ में जेवा शोधन भी। दंत धावन, जेवा शोधन करते ही हैं, सभी करते हैं। इंडिया में तो करते हैं, विदेशों को पता नहीं, वो तो सुबह उठ के खाने ही लगते हैं और जब आवश्यकता होती है तब चले जाते हैं डिफिकेशन के लिए। वहां नहाना तो कभी महीने में कभी शावर ले लेते हैं, तो स्पेशली प्रोग्राम बनाते हैं कि आज हम शावर लेने जा रहे हैं। हम लोग के जैसा रोज नहीं नहाते, तो ये जो दिनचर्या है उनके लिए ज्यादा उपयोगी है। मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोग जिनके शरीर में फफूंद लगी हुई थी, ये भगवान कैसे कैसे लोग हैं। मैंने देखा ऐसे पेशेंट को जिनके पीठ वाले हिस्से में फफूंद थी। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब से नहीं नहाए थे। अच्छा, उनकी वजह भी है, वहाँ ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है, और पानी भी ठंडा, और कितनी बिजली खर्च करेंगे और कहाँ से लाएंगे गर्म पानी। हम लोग के यहाँ तो जहाँ पानी है वहां भी, जहाँ पानी नहीं है वहां भी टैप खुला रखने की आदत है, पानी बहाते रहते हैं। तो कुछ तो गंदी आदतें हमारी भी हैं, लेकिन फिर भी नहाने में हम कोई भी कमी नहीं छोड़ते, जितना हो सके पानी बर्बाद करते। तो पानी बर्बाद भले ना करें, लेकिन स्नान जरूर अच्छे से करना चाहिए। स्नान का क्रम बाद में आता है। मैं तो अंग्रेजों की बात करते करते भाग गया। तो ये कहना ये था कि वो उनके लिए ना मल त्याग जरूरी है, न दंत धावन जरूरी है, न स्नान जरूरी है। उठते हैं ऐसा रखा रहता है उनके फ्रिज में, या थोड़ा गर्म कर लिया ओवन में डाल करके, और थोड़ा सा खाया, और थोड़ा सा वो कोका कोला का टाइप का कुछ रखते हैं, वो दूध सिप लिया, हो गया, केजी कैलोरी नाप लिया, इतने पे हमारा काम इतने देर तक चल जाएगा। और मशीन के तरीके से चलते हैं और चल जाते हैं। ऐसा नहीं है आपसे कम मजबूत होते हैं, हम लोगों से ठीक ठाक मजबूत होते हैं। अपना वजन खुद ही उठाते हैं, पुलिस नहीं ढूंढते कहीं भी, देखा होगा आपने अंग्रेजों को। तो उनका अपना तरीका है जीने का। लेकिन जो दिनचर्या है उसका महत्व कम नहीं हो जाता। आप कहो कि जी वो जल्दी बीमार पड़ते हैं, वो बीमार पड़ते हैं तो ज्यादातर उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने अपने बीमा करा रखे है ना, तो वो बीमा वाला उनका पैसा देता है, तो टेंशन नहीं है उसके लिए। वे बीमार पड़ेंगे तो कंपनी जानेगी ना, तो इसलिए वो बीमार पड़ने के लिए तैयार रहते हैं। मांस भक्षण करते हैं, दारू मुर्गा सब खाते हैं। उन सब का जो बैड इम्पैक्ट है वो हम लोग जानते हैं, वो जानने का प्रयास भी नहीं करते कि जो रेड मीट है उससे हमें गाउट हो जाएगा, या ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेंगे तो डायबिटीज हो जाएगा। ये सब की परवाह वो नहीं करते। वो कहते कंपनी देखेंगे, हमारा काम है खाना और ऐश करना। और जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय कल्चर है, वो कभी भी ऐश करने पे ध्यान नहीं देती। वो सब दिन अपने शरीर को सधाती है, एक सधी हुई जिंदगी जीती है, और दूसरों के लिए वो आदर्श प्रस्तुत करती है। बगैर दवाइयों के स्वस्थ रखने में, स्वस्थ रहने में अपना समझिए कि पूरा प्रयास भी करते हैं, और उसके लिए खपा भी देते हैं अपने आप, आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तो दिनचर्या का 3 पॉइंट हमने कर लिया: प्रातः उत्थान, मलोत्सर्ग, दंत धावन। अब आयुर्वेद में चौथा पॉइंट आता है नस्य का। आजकल कम मिलते हैं, लोग गांव में अभी भी मिल जाते हैं। वो एक छोटी सी डिब्बी रखते हैं, उसमें नाक में लेते हैं ऐसे कुछ खींच खींच के, और क्या कर रहे हैं? नस्य कर रहे हैं। वो नस्य नहीं, वो नस्य तो नशा हो गया। ये कुछ औषधीय द्रव्य होते हैं जिसका कि नाक के माध्यम से, ये कहिए कि जो हम लोग नेति करते हैं ना, तो उसी तरह की प्रक्रिया यहाँ भी नस्य में की जाती है।
उसमें औषधि युक्त द्रव्य जो है हमारे नाक में डाला जाता है। और हमारे जैसे सत्कर्म है योग में, और पंचकर्मों में, आयुर्वेद में पंचकर्म है, उसमें भी नस्य का बड़ा महत्व है नेति क्रिया में। तो प्रातः उत्थान, मलोत्सर्ग, दंत धावन, नस्य, गंडूस। गंडूस से है कि मुख धावन क्रिया के साथ कुल्ला करना। तो एक ही साथ जब आप बाथरूम में जाते हैं तो नेति भी कर लिया, कुल्ला भी कर लिया, चेहरा भी धो लिया, ये सारा तो करके ही आप पांचवा मुख धावन के साथ कुल्ले कर, मुख धावन, दंत धावन, जीभ धावन सारा कर लिया, उसके बाद कुल्ला करना, ये गंडूस में आता है। छठा है अभ्यंग। अभ्यंग मतलब होती है मालिश। और जाड़े के दिन में आप लोग करते भी हैं नहाने से पहले तेल मालिश। वही तेल मालिश शरीर को बहुत मजबूत बनाता है एक्चुअली। आप करते हैं, लेकिन गांव में अभी भी जो बच्चे पैदा होते हैं तो दादी, नानी, चाची सबका एक ही काम होता है, बच्चे को खूब भरपेट मालिश करो, दिन में 3-4 बार 5 बार मालिश करो। जो जितना मालिश कराता है बच्चा वो उतना मजबूत होता है। और इसी तरह से बुढ़ापे में भी आप देखते हैं जो लोग मालिश का सेवन करते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। अभ्यंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है दिनचर्या के लिए। इससे क्या है, पूरे बॉडी में सर्कुलेशन बेटर हो जाता है, और जो स्किन के माध्यम से जो न्यूट्रिएंट्स हमको मिल सकते हैं वो मिल जाते हैं। वो कहीं कहीं पे स्टीम भी लेने की चलन है, तो वो सब अभी नहीं, वो तो नेचुरोपैथ का अंग है। लेकिन अभ्यंग महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो आजकल वो लोग मसाज लेते हैं, तो मसाज में तो क्या अलग अलग तरीके के मसाज हैं। मसाज से जब तक तेल वाला मसाज ना हो तो उसका मतलब अभ्यंग नहीं हुआ। स्नान के पहले त्वचा को कोमल, कांतियुक्त, राग रहित रखने के लिए और शरीर में रक्त का संचार बढ़ाने के लिए, त्वचा में झुर्रियां न पड़ने दें, इसके लिए अभ्यंग का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है व्यायाम। आयुर्वेद में दिनचर्या के अंतर्गत व्यायाम का बहुत महत्व है, और इसीलिए वो हमारे योगाभ्यास को, जो आयुर्वेद के एक्सपर्ट होंगे वो कहते हैं योगा क्या है, आयुर्वेद में व्यायाम तो करते हैं। तो हमारा वो योग जो है वहाँ पे थोड़ा सा बच्चा बन जाता है, क्योंकि वो हमारे आसन प्राणायाम एक्टिविटीज को व्यायाम ही समझते हैं। हम व्यायाम और आसन को अलग अलग परिभाषित करते हैं, दोनों की विशेषताएं और दोनों की कमियों को अलग अलग समझते समझाते हैं। तो यहाँ जो व्यायाम है, यहाँ फिजिकल एक्टिविटीज है ताकि कुछ पसीना निकल सके शरीर से। आपने मालिश कर ली, त्वचा जो है ऊपर से हमने बंद कर दिया, अब अंदर से पसीना निकालेंगे तो जो है उसमें छिद्र में जो पसीना, मतलब वो जो रोमकूप के अंदर तेल घुसा था वो बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद स्नान करें। नेचुरोपैथ में भी कराते हैं, अभ्यंग कराते हैं, मालिश, फिर स्टीम कराते हैं, फिर कहते हैं नहा। वही है यहाँ पे, क्योंकि सब थोड़े से आलसी प्रमादी हो गए ना, तो भाई सब कुछ आप दूसरे ही लोग कर दें। और यदि आप अपने आप से स्वस्थ रखना चाहते हैं तो खुद ही व्यायाम करें, अपने ही हाथों से जो है वो डंबल उठाना, उठक बैठक करना, जो भी आप कर सकते हैं, पुलिंग पुलअप, वो सब, तो वो सारा करके जॉगिंग, और उसके बाद स्नान के लिए जाना। स्नान में फिर ये ध्यान रखना है कि आपको जाड़े के दिन में गुनगुने पानी से, गर्मी के दिन में ठंडे पानी से, और फिर उसके बाद भोजन।
भोजन में भी दिनचर्या है कि यदि प्रातःकाल का भोजन होगा तो कैसा होगा, दोपहर का भोजन है तो कैसा होगा, शाम का स्नैक्स है तो कैसा होगा, और रात्रि का भोजन है तो कैसा होगा। तो उस पर आहार विहार पे चर्चा करेंगे। फिलहाल है, इसके अलावा दिनचर्या के अंतर्गत आता है शयन। बाकी जो दिनचर्या हम लोग करते हैं, पढ़ना पढ़ाना, ऑफिस जाना, और भी जो एक्टिविटीज हैं, वो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वो हमारी दिनचर्या का मतलब है कि एसेंशियल पार्ट नहीं है। ये तो हम अपने कहिए कि आवश्यकता अनुसार अपने अपने कर्म करते हैं। वो जो एक्टिविटीज है वो हमारे एसेंशियल दिनचर्या का एसेंशियल हिस्सा नहीं है। अच्छा, अब इसमें यदि थोड़े बहुत और आयुर्वेद के विशेषज्ञों को सुने जाने तो दिनचर्या के अंतर्गत और कुछ चीजें आती है, जैसे क्षौर कर्म, उबटन, उसको उद्वर्तन कहते हैं। फिर स्नान के बाद निर्मल वस्त्र धारण। कई लोग क्या करते हैं, एक ही कपड़े को 8-8 दिन पहनते रहते हैं, खास करके जब आप यंग होते हैं, हॉस्टल में रह रहे होते हैं। तो आज का उतारा, कल पहन लिया, फिर 3 दिन छोड़ दिया, 3 दिन तक अलग अलग पहने, फिर चौथे दिन फिर पहले वाला पहन लिया। अरे उस किसने देखा था? तो उसमें जो पसीना बना हुआ है तो ऊपर से सेंट मार लिया, चलता है नहीं। ये जो पसीना आपके कपड़े में होता है ये फिर आपके स्किन में जा सकता है और आपको स्किन पेशेंट बना सकता है। इसलिए निर्मल वस्त्र धारण करना बहुत जरूरी है। कई लोगों को शौक होता है थोड़ा बांह तक खुला खुला पहनना, गर्मी है। आप धूल और धुएं को, स्किन को एक्सपोज कर रहे हैं, सीधी सनलाइट उसके ऊपर पड़ रही है, कई सारे अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो आ रहे हैं, त्वचा के विकार होने। आजकल कोई छाता होता तो लेता नहीं कोई। हाँ, लड़कियां बहुत आजकल स्कूटी चलाती हैं तो पता नहीं बांह तक भर वो कुछ पहन के चलती हैं, तो वो तो होशियार हैं। लड़के थोड़ा ज्यादा स्टाइल मारते हैं। तो ये है कि फीमेल की तुलना में मेल के जो स्किन है वो थोड़े ज्यादा रफ टफ होते हैं, तो उनके बीमार होने के चांस भी कम है। लेकिन चांस तो है, तो ज्यादा अच्छा है कि बच के चले, फुल स्लीव कपड़े पहने, वो चाहे गर्मी का दिन हो या जाड़े का दिन। जाड़े का दिन है तो मोटे कपड़े और ऊनी कपड़े पहनेंगे, गर्मियों के दिन है तो कॉटन पहनिए, लेकिन त्वचा ज्यादातर ढकी होनी चाहिए। और उसके बाद है निद्रा। ग्रीष्म ऋतु में चूंकि रात छोटी होती है तो निद्रा को आप दिन में भी पूरा कर सकते हैं, दिन बड़ी होती है। ग्रीष्म ऋतु के अलावा किसी और ऋतु में दिन में नहीं सोना चाहिए। गर्मी में दिन में नींद ले सकते हैं क्योंकि रात को पूरी नहीं होती, तो 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। इससे हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। अब ये तो हो गई दिनचर्या। एक आइडियल दिनचर्या यदि आप जीना चाहें तो सुबह में 7 बजे हमें नाश्ता करना चाहिए। क्या? थोड़े फ्रूट्स, थोड़े जूस, थोड़े हल्के लेकिन न्यूट्रिशियस फूड्स, उसमें मेवा आदि का प्रयोग कर सकते हैं। दोपहर का भोजन रिच होना चाहिए और वो लगभग 12 बजे से 12-1 के बीच में होना चाहिए। 12 बजे इसलिए क्योंकि सूर्य जो है अपने चरम पे होता है और इसलिए उसमें हमारी जठराग्नि ऑप्टिमम लेवल पे होती है। जठराग्नि अच्छी रहेगी तो भोजन अच्छे से पचेगा। देर से खाएंगे, देर से पचेगा
और यदि हम रात को खाते हैं, उस समय जब अग्नि हमारी बहुत ही मंद रहती है, तो जैसे आप देखते हैं कि बुझे हुए हवन कुंड में यदि आप हवन सामग्री डालते हैं तो धुआं उठता है। ऐसे ही यदि आप देर से खाएंगे और सो जाएंगे तो सुबह फिर वो यहाँ धुआं समझ में आता है। कभी कभी रिच डाइट लिया, भोज में पार्टी करने गए, देर से खाया और सुबह जल्दी उठे, फिर अपना वो ये जो एसोफेगस है उसमें जलन होती है। क्यों? क्योंकि बहुत धुआं आ रहा है नीचे से। तो प्रदीप्त अग्नि में हवन सामग्री डाली जाती है। तो दोपहर का भोजन 12 से 1 के बीच कर लेना चाहिए। बहुत लंबा गैप नहीं छोड़ना चाहिए कि भाई हम तो 2 ही बार खाते हैं, नहीं। आफ्टरनून में थोड़ा सा स्नैक्स जरूर लेना चाहिए, बिस्किट लीजिए, नमकीन लीजिए, जो भी लेना, फल ले सकते हैं उस समय में। शाम का भोजन भी 7 बजे के बाद नहीं करना चाहिए। वैसे तो ज्यादातर जो आयुर्वेद तो ये कहता है कि भाई सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक टाला जा सकता है, क्योंकि आप 9 बजे 8 बजे 9:30 बजे खाने के आदी हैं, तो थोड़ा उस दिनचर्या को फॉरवर्ड कर लीजिए। सोने और खाने के बीच में कम से कम 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए। इस तरह से आपकी जो आहार विहार है वो दिनचर्या में ऐसा होना चाहिए। अब बात करते हैं ऋतुचर्या की। जैसा कि हमने बताया, आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति की चिकित्सा करना। इसमें पहला तो था दिनचर्या, दूसरी थी रात्रिचर्या, तीसरी थी ऋतुचर्या। रात्रिचर्या में क्या चीजें आती हैं? एक आती है निद्रा और दूसरा आता है ब्रह्मचर्य। रात्रिचर्या, निद्रा से मतलब है नींद लेना, तो 6 से 8 घंटे की नींद हमारी होनी चाहिए। और सामान्यतया ऋषिजन यही कहते हैं कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे हमारा शरीर सुगठित बलिष्ठ रहता है। तीसरी आ गई ऋतुचर्या। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, यानी कहीं कि भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग, हमारे यहाँ 6 ऋतु हैं: वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। अभी वर्षा काल चल रहा है, इसके बाद शरद आ जाएगा, उसके बाद हेमंत आएगा, उसके बाद शिशिर आएगा, उसके बाद वसंत आएगा, उसके बाद ग्रीष्म आएगा। इन ऋतुओं में पृथक पृथक चर्या बतलाई गई है। यदि आप देखते हैं, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरह के रोग प्रभावी हो जाते हैं। जैसे गर्मियों के दिन में हाइपर एसिडिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय में पित्त प्रधान होता है। बारिश के दिनों में ज्वाइंट्स पेन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां वात प्रधान होता है। जाड़े के दिन में देखेंगे कि सर दमे वाले पेशेंट बहुत परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां कफ प्रधान होता है। तो अकॉर्डिंगली हमें दिनचर्या को, अपने गतिविधियों को, खान पान को अडॉप्ट, मतलब थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं शिशिर ऋतु की। शिशिर ऋतु में कौन कौन से मंथ आते हैं? माघ और फागुन, जनवरी और फरवरी, मतलब आधा जनवरी, पूरी फरवरी और थोड़ा सा मार्च का महीना, ये माघ और फागुन, ये शिशिर ऋतु का है। इसमें क्या होता है? इसमें भूख बहुत लगती है, होठ सूखता है, त्वचा जो है रफ होने लगती है, और ऐसे ही समय में लकवा जैसी बीमारियां जो है लोगों को होती हैं। क्योंकि एकदम से आदमी ना, उसको लगता है कि अब तो गर्मी आ गई, तो एक्सपोज हो जाता है, कपड़े वपड़े उतार देता है। ऐसे में फिर बुखार आना, सर्दी खांसी होना, दमा आदि के रोगियों को परेशानी बढ़ना,
ये बहुत कॉमन हो जाता है। ऐसे में हमें कैसे आहार विहार लेने चाहिए, खाने योग्य चीजें क्या क्या हैं, उसमें है अदरक, लहसुन, जिमीकंद, इनका विशेष सेवन करना चाहिए। आप देखते हैं कि इस सीजन में ये चीजें मार्केट में भी ज्यादा मिलती हैं। दूध का सेवन विशेष रूप से करना चाहिए। तेल मालिश, धूप का सेवन, गर्म पानी का प्रयोग, ऊनी और गहरे रंग के कपड़े पहनना, जूते मोजे आदि पहनना। क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बरसात और ठंडी हवा से बचना चाहिए, हल्का रूखा और आयुर्वेद जो भी वायुवर्धक आहार है, जैसे मटर, टमाटर, इससे बात बढ़ता है, ऐसी चीजों को का महीना मार्च और अप्रैल का, थोड़ा बहुत 10 दिन मान के चलिए, मई का महीना भी उसमें आ जाता है। इसमें बदन दर्द, बुखार, अरुचि, जी मिचलाना, बेचैनी, इस तरह की बीमारियां होती हैं। तो हमें क्या खाना चाहिए, पुराने जौ, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि के दानों को मिक्स, जो आजकल आता है ना आटा, मिक्स आटे का प्रयोग करना चाहिए। मूंग, मसूर, अरहर, चने की दाल, ये सब ले सकते हैं, खूब भरपेट लेना चाहिए। उस समय में आप देखते हैं बथुआ, चौलाई, सरसों, मेथी, पालक, धनिया, ये सब आता है, ये सब खूब लेना चाहिए। और करना क्या चाहिए, इस समय में बमन, जलनेती, नस्य, कुंजल आदि करना चाहिए। परिश्रम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। बसंत में बेसिकली योगाभ्यास को शुरू करना चाहे तो आप देखते हैं कि बसंत और शरद ऋतु में बेहतर माना जाता है। तो यदि व्यायाम करने वाला कोई व्यक्ति है तो इस समय में शुरू कर सकता है। उपटन, आंखों का अंजन, ये सब, चंदन। और क्या नहीं खाना चाहिए, वो है नए अन्न नहीं खाने चाहिए, ठंडे और चिकनाई युक्त भारी, खट्टे, मीठे आहार द्रव्य, ये सब, दही, उड़द की दाल। हालांकि इसी समय में उड़द के दाल के बने पापड़, उड़द के दाल के बने वो दही भल्ले खाते हैं हम लोग, तो आयुर्वेद इसको मना करता है। दही, आलू, प्याज, गन्ना, नया गुड़, भैंस का दूध, ये सब अवॉइड करना चाहिए। अब तीसरी है ऋतु, वो है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में जो बीमारियां हमें मतलब उस समय में जो होता है, जो पहले सबसे पहले समय कौन सा है, वो है जेठ और आषाढ़, मई, जून और का कुछ 10 दिन मान के चलिए। इसमें दुर्बलता बहुत होती है, लू लगने का खतरा रहता है, खसरा, हैजा, चेचक, इस तरह की बीमारियां फैलने के डर रहते हैं। दस्त और बुखार, नक्सीर हो जाता है कई लोगों को, जलन, प्यास, पीलिया बहुत लोगों को होता है। यकृत संबंधी रोगों के बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्या खाना चाहिए, पथ्य आहार कौन कौन से, हल्के मीठे चिकनाई वाले ठंडे पदार्थ, चावल, जौ, मूंग, मसूर, दूध, शरबत, दही की लस्सी, फलों का रस, सत्तू, बिहार में लोग खाते हैं, छाछ, इधर उत्तर प्रदेश में और पंजाब वगैरह में खूब लेते हैं, संतरा, अनार, नींबू, खरबूजा, है ना, जो उस समय मिलता है, नारियल का पानी, जलजीरा, ये सब खूब लेना चाहिए। सुबह का टहलना, 2 बार स्नान करना, ठंडी जगह पर रहना, धूप में निकलने से बचना, पानी पीना, सिर को ढककर निकलना, ये सारी चीजें हमें मतलब करना चाहिए। और क्या खाना नहीं चाहिए, वो है गरम, तीखे, नमकीन, तले हुए पदार्थ, तेज मसाले, मैदा, बेसन, ये सबको अवॉइड करना चाहिए। धूप में जाने से, परिश्रम करने से, व्यायाम करने से, इन सब से बचना चाहिए। अब अगला है वर्षा ऋतु।
समय कौन सा है? सावन और भादो। महीना कौन सा है? जुलाई अगस्त, थोड़ा सा सितंबर का 15 दिन मान के चलिए, जो अभी चल रहा है। इसमें संभावित रोग कौन कौन से हैं? भूख कम लगना, जोड़ों में दर्द, गठिया, सूजन, खुजली, फोड़े फुंसी, दाद, पेट में कीड़े, आंख आना, मलेरिया, टाइफाइड, दस्त, ये रोग हो सकते हैं। क्या खाना चाहिए? अम्ल, लवण, स्नेह युक्त भोजन, पुराने धान्य, चावल, गेहूं, जौ, गेहूं और घी, दूध का प्रयोग करना चाहिए। छाछ से बनाई गई बाजरा या मक्के की रोटी, कद्दू, बैंगन, परवल, करेला, जो अभी मिल रहा है, करेला, लौकी, तोरई, है ना। और उसके अलावा अदरक, जीरा, मेथी, लहसुन, इसका का विशेष हित करें। भीगने से बचें, और यदि भीग जाते हैं तो जल्दी सूखे कपड़े पहने, नंगे पैर ना चलें, है ना। चावल, आलू, अरबी, भिंडी, इन सबसे परहेज करें। बासी भोजन, दही, मछली, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। दिन में सोना, रात में जगना, ये बीमारियों को बुलाता है। अब अगला है शरद ऋतु। इस समय कौन सा है? आश्विन कार्तिक का। महीना कौन सा है? सितंबर अक्टूबर। संभावित रोग कौन कौन से हैं? इसमें पित्त का बढ़ना ज्यादा माना जाता है, इसमें अग्नि प्रधान होता है, इसलिए ज्वर, रक्त विकार, दाह, सिर दर्द, चक्कर आना, खट्टी डकारें, जलन, कफ, प्यास लगना, कब्ज होना, अफरा, कई सारी बीमारियां इस तरह की आ जाती हैं शरद ऋतु में। ये जो है ना चेंज वाले ऋतु में है, जैसे बसंत हो गया या शरद हो गया, तो ऐसे में आप देखते हैं कि दोनों टाइम जो नवरात्रे आते हैं इसी टाइम में आते हैं, बसंत में या शरद में। तो इस समय देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, दिनचर्या को ऐसा बना लेते हैं कि उपवास चल रहा है। ये हमारे ऋषियों संतों ने ऑटोमेटिकली इसको ऐसे हमारे दिनचर्या में, ऋतुचर्या में प्रवेश करा दिया है कि हम खुद ब खुद इस 9 दिन को, 10 दिन को अलग तरीके से जीते हैं, कम खाते हैं। तो इसमें क्या है, शरद ऋतु में पथ्य आहार क्या है? हल्का भोजन लेना चाहिए, इससे पेट साफ रहता है। मधुर, शीतल, तिक्त, करवा, नीम, करेला, ये सारे चीज लेना चाहिए। करेला, परवल, तुरई, मेथी, लौकी, पालक, मूली, सिंघाड़ा, अंगूर, टमाटर, फलों का रस, सूखे मेवे, ये सब ले सकते हैं। इलायची, मुनक्का, खजूर, घी का प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए। त्रिफला का चूर्ण, अमलतास का गूदा, छिलके वाली दालें। फिर इसमें तेल मालिश करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, प्रातः भ्रमण करना चाहिए, शीतल जल से स्नान करना चाहिए। क्या नहीं खाने चाहिए? मैदे से बनी हुई वस्तुएं नहीं खानी चाहिए, मसालेदार, तीखा, भारी, ये सब अवॉइड करना चाहिए। दही, मछली, अमरूद को खाली पेट ना खाएं, है ना। लोग समझते हैं कि सुबह खाली पेट में फल खाना अच्छा रहता है, नहीं, गैस बनती है इससे। फिर अभी भुट्टे, ककड़ी, दही, ये सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और दिन में सोने से बचना चाहिए, धूप से बचना चाहिए। अभी धूप में यदि आप निकल जाते हैं तो स्किन के बहुत सारे डिजीजेज हो सकते हैं। अंतिम है हेमंत ऋतु। समय है माघ और पौष का। महीना है नवंबर दिसंबर। इसमें रोग क्या क्या हो सकते हैं? वात जनित रोग हो सकते हैं, श्लेष्मा होगा, लकवा आदि के रोग की संभावना हो जाती है, जुकाम आदि, बवाई फटना हो सकता है। तो क्या खाना चाहिए? इसमें घी, तेल, मोगरा, गोंद, मेथी के लड्डू, च्यवनप्राश, नए चावल, ये सब का प्रयोग किया जाना चाहिए। शरीर सेदन हेतु हमें वमन और कुंजल करना चाहिए। लवण युक्त भोजन करना चाहिए। तेल मालिश, उबटन, गुनगुने पानी से नहाना, ऊनी कपड़े पहनना। क्या नहीं खाना चाहिए? वो है नपातुला भोजन लेना चाहिए, पतला भोजन लेना चाहिए, खुले पांव नहीं रहना चाहिए,
और दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। तो ये हो गया ऋतुचर्या। 6 की 6 ऋतुएं हमने बता दी। और दिनचर्या रात्रिचर्या हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो मेन है जब निद्रा होती है तो उसमें रात्रिचर्या में जो निद्रा है वो 3 तरह की होती है। एक स्वप्नावस्था होती है, एक सुसुप्तावस्था होती है, और एक जो है अर्ध निद्रा की अवस्था होती है, जब हम नींद में जा रहे होते हैं या नींद से बाहर आ रहे होते हैं। तो ये जो अर्ध निद्रा वाली अवस्था है वो सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होता है, सबसे उपयोगी होता है। इसीलिए कहा जाता है स्वान निद्रा, न सोना न जगना, जो आधा कभी सोते कभी जगते हैं, वो जो बीच वाली निद्रा है ना, वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत उपयोगी है। और यदि हम प्रॉपर निद्रा नहीं लेते हैं तो अनिद्रा जैसी बीमारी होती है। अनिद्रा जैसी बीमारी कई सारे और बॉडी फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करती है, कई सारे और साइकोसोमेटिक डिजीजेज को बढ़ाती है। तो रात को पढ़ना नहीं चाहिए, रात को बेमतलब के गप नहीं करना चाहिए, लेट नाइट टीवी देख करके जो है दिन को खराब नहीं करना चाहिए, मतलब रात को खराब नहीं करना चाहिए। टाइम से सो जाना चाहिए ताकि हम समय पे सुबह उठ सकें। तो इस दिनचर्या या रात्रिचर्या का हमारे स्वस्थवृत्त में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण स्थान है। और हम यदि इस क्षेत्र में, यानी कि चूंकि आप योग के विद्यार्थी हैं, योग के शोधार्थी हैं, और कहीं ना कहीं हमें अपने आइडियल दिनचर्या को बताना पड़ता है और उसकी उपयोगिता महत्ता बतानी पड़ती है, तो हमें लगता है कि आपने उन चीज़ों को समझ लिया कि हमें सुबह जल्दी क्यों जगना चाहिए, रात को जल्दी क्यों सोना चाहिए, सदी हुई दिनचर्या क्यों करनी चाहिए। क्योंकि हमें दवाइयों से बचना है, हमें अपने आप के स्वास्थ्य को समृद्ध रखना है, हमें किसी बाहरी सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारा अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, इस सिद्धांत को ध्यान में रखते आयुर्वेद ने या ऋतुचर्या या कहीं की स्वस्थ वृत्त का प्रावधान किया है। और मैं समझता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय को आपने गहराई से समझा होगा, और जो महत्वपूर्ण बातें थी उसे लिख भी लिया होगा। नहीं भी लिखा होगा तो ये हमारा वीडियो आपके पास में पहुंच जाएगा वापस से, तो इसे आप औरों को भी पहुंचा सकते हैं। आगे हम लोग कल इसके आगे की कक्षाएं संचालित करेंगे। ठीक 3 बजे आप लोग उपस्थित हो जाइएगा। आज लगभग 4:30 बज गए हैं, तो आप सबको आज की कक्षा से विदाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। अनिल जी, ये एक सर ने बताया भी कि गर्मियों में पित्त प्रधान, बारिश में वात प्रधान, एक और क्या बताया? हाँ जी, वात प्रधान, गर्मियों में पित्त प्रधान, कफ प्रधान, वात पित्त और कफ किसमें? जाड़े में, जाड़े में, ठंडी के मौसम में कफ प्रधान। हाँ जी। अच्छा, सिम्टम्स क्या बताए? सिम्टम्स कफ से संबंधित खांसी। अच्छा अच्छा, अच्छा, और भी कुछ था? योग के अंदर नहीं थे। सर को भेज दीजिएगा, कर दीजिएगा, वीडियो खत्म हो गया क्लास हमारी। बस यही है ना? हाँ हाँ, बस ये। अच्छा, एक आपकी बुक होगी, उसमें दिया होगा बढ़िया से, उत्तराखंड वाली हाँ, ओपन यूनिवर्सिटी में स्वस्थ वित्त वाले में बड़ी अच्छे से दिया, सर ने वही बताया सब कुछ।
कुछ वही बताया। ठीक है, आप तो यूनिवर्सिटी में रुकेंगे देर तक, है ना? हाँ, ये घंटे और अभी रूम का चक्कर है तो बड़ा समय लग गया। कल रूम जाके फाइनल हुआ है तो अब कुछ ठीक। तो अभी तक सर के यहाँ रुके हुए थे क्या? नहीं, शक्तिपीठ पे रुक रहे थे, गायत्री परिवार वाले। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, कल जाके फाइनल हुआ। और ये आप वो नेट वाला पूछी थी, मैं जवाब नहीं दे पाया, तो नेट वाली कोचिंग वाली तो मैं ये समझा कि मैं जो पढ़ा हूँ वो आपको बता दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। और कोचिंग कोई भी ज्वाइन कर लेगी, कोई खास मतलब नहीं है। कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लिए, विशेषकर योगा के लिए जो है, ये जो है टेक्स्ट बुक पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। सेल्फ स्टडी। हाँ जी। और क्या विशेष कह रहे हैं, समझ नहीं आया। जैसे कि आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से है ना, हाँ उत्तराखंड हाँ। ओपन, उसकी जो बुक है बिल्कुल नेट का ही सिलेबस है। अच्छा। हाँ हाँ, उससे बिल्कुल हमने भी पढ़ा था वही आपका, तो उसको पूरा हम्म। पढ़ जाइए। और ये हमने पढ़ा था, उपकार की एक किताब आती है ये फर्स्ट पेपर के लिए, उपकार हम्म और अरिहंत की जो बुक आती है फर्स्ट पेपर के लिए, सुन पा रहे हैं? हम्म। हाँ हाँ, तो हाँ, ये फर्स्ट पेपर का तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट अच्छा पेपर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो ये वाला अभी सब किताबों का लिस्ट हमारे पास है नहीं, और थोड़ा किताबें हैं नहीं मेरे पास, तो इसीलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। 2-3 दिन के अंदर मैं आ रहा हूँ फिर से, तो आपको सारी डिटेल जो मैं पढ़ा था वो सारे आपको बता पाऊँगा। ठीक है। अच्छा। ठीक है। चलिए, थैंक यू। नमस्ते। हम्म, नहीं नहीं, हो गया। जब इसे रिकॉर्ड हो रही है ये